हेलो गाइस, ब्रह्मा गुरुकुल में आप सभी बच्चों का मैं मानवेंद्र सिंह स्वागत करता हूं। ठीक है। और अभी रिसेंटली जो कि क्लासेस चल रही थी तो हमने 34 तक क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। हमें जो 35 है वो स्टार्ट करना था। ठीक है। तो 34 से हम स्टार्ट करेंगे। जो भी बच्चे यूपी पीसीएस और यूपी बीपीएससी के रिगार्डिंग जो अभी एग्जाम आने वाले हैं तो उनको देना चाहेंगे तो वो ये जो टेस्ट सीरीज है, राइट, इस टेस्ट सीरीज को जरूर ज्वाइन करें। ठीक है। ये वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज है तो इसको जरूर और थोड़ा टाइम टाइम निकाल लिया करेंगे तो जिससे ये टेस्ट सीरीज कंप्लीट हो जाए। ठीक है। तो हम 35 क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। तो माथस के अनुसार माथस की जनसंख्या सिद्धांत के अनुसार जो माथस ने जनसंख्या का सिद्धांत दिया था उसमें जनसंख्या में वृद्धि होती है किस क्रम में। तो इसका आंसर दें, जल्दी से जल्दी कमेंट करते जाए। तो वो होता है जनसंख्या में वृद्धि कैसे होती है, तो वो होती है ज्यामिति क्रम में। किस क्रम में होती है? ज्यामिति क्रम इज द राइट आंसर। तो इसको समझने की कोशिश करें कि देखो, माथस्य की जनसंख्या के सिद्धांत के अनुसार जो जनसंख्या में वृद्धि होती है बहुत ज्योमेट्री। देखो, जो जनसंख्या का जो उत्पादन होता है, ठीक है, उत्पादन होता है वो होता है अंकगणितीय क्रम में। किस में होता है? अंकगणितीय क्रम में। और जो उसमें वृद्धि होती है वो जो उसमें वृद्धि या बढ़ती है जनसंख्या, वो ज्यामितीय क्रम में बढ़ती है। तो दोनों को याद रखें। अगर उत्पादन पूछ ले कि जनसंख्या का उत्पादन किस प्रकार से हो रहा है, तो अंकगणितीय क्रम में होता है मत्स्य की जनसंख्या के सिद्धांत के अनुसार। और वृद्धि कैसे होती है? तो वृद्धि होती है या बढ़ता कैसे है या वृद्धि कैसे होती है, वो ज्यामितीय क्रम में। तो इसका आंसर होगा ज्यामितीय क्रम इज द राइट आंसर। ठीक है। अगला क्वेश्चन अच्छे से देखेंगे। ऑस्ट्रेलिया में स्थित कालगोरली किस किसके लिए विख्यात है? देखो, आपने वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ी होगी, राइट। वर्ल्ड ज्योग्राफी में लिखा है कि ऑस्ट्रेलिया में कलगुल्ली किसके लिए विख्यात है। तो आप लोग सभी बच्चे आंसर दें। ऑप्शन ए क्या दे रखा है? स्वर्ण उत्पादन। ऑप्शन बी दे रखा है उत्तम जलवायु। ऑप्शन सी दे रखा है शिक्षा केंद्र। ऑप्शन डी दे रखा है मुर्गी पालन। तो बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। ठीक है। तो सभी बच्चे इसका आंसर देने की कोशिश करिएगा। हम्म। हाँ, सभी बच्चे एकदम में आंसर कमेंट करते जाइएगा। हाँ बिल्कुल। तो इसका आंसर जिस बच्चे ने दिया है स्वर्ण उत्पादन इज द राइट आंसर। ऑस्ट्रेलिया में जो कालगुल्ली है, राइट, कालगुल्ली है वो किसके लिए विख्यात है? वो स्वर्ण उत्पादन के लिए है। ठीक है। तो बिल्कुल एकदम करेक्ट आंसर। हम अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 37 को क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखिएगा सभी बच्चे। निम्नलिखित कथन को पढ़िए और इसको कहने वाले व्यक्ति का पहचान कीजिए। भारत में सामुदायिक समूहों की वास्तविकताओं को मान्यता दिए बिना, भारत में सामुदायिक समूहों की वास्तविकताओं को मान्यता दिए बिना यहाँ यूरोपीय लोकतंत्र को लागू नहीं किया जा सकता। ये किसने बोला था? राइट, ये किसका कथन है एक तरीके से कि भारत में सामुदायिक समूहों की वास्तविकताओं की मान्यता दिए बिना यहाँ यूरोपीय लोकतंत्र को लागू नहीं किया जा सकता। तो ये किसने बोला? तो ऑप्शन ए शौकत अली, ऑप्शन बी मोहम्मद अली जिन्ना, ऑप्शन सी मोहम्मद इकबाल, ऑप्शन डी मौलाना आजाद। तो आप लोग सभी बच्चे बताएं इसका आंसर क्या हो सकता है। हाँ चलिए जल्दी बताते चलें। बिल्कुल आंसर देते चलें सभी बच्चे। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा मोहम्मद इकबाल इज द राइट आंसर। ठीक है। मोहम्मद इकबाल ने बोला था ये कि भैया, भारत में सामुदायिक समूहों की वास्तविकताओं को मान्यता दिए बिना यहाँ यूरोपीय लोकतंत्र को लागू नहीं किया जा सकता। ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन क्या है? 38 क्वेश्चन क्या बोला है? 38 क्वेश्चन बोला है निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है। ठीक है। क्या देखना है? नहीं है। तो देखो, जनजाति दी है, स्थान दिया है। तो जनजाति और स्थान में कौन सही है कौन गलत है, तो गलत ढूंढना है हमें। तो पिग्मी जनजाति है वो कहाँ पाई जाती है? कांगो बेसिन इज द राइट, ये तो सही है। अंगामी कहाँ पाई जाती है? नागालैंड में, बिल्कुल सही है। एनु कहाँ बची थी? जापान में, ये भी सही है। लेकिन किर्गिज, ये सूडान इज द रॉन्ग, राइट। किर्गिज जनजाति है वो सूडान में नहीं पाई जाती है। ठीक है। तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। जिसने भी डी ऑप्शन बताया है वो एकदम करेक्ट आंसर है। ठीक है। डी ऑप्शन जिस बच्चे ने बताया वो क्या है? एकदम करेक्ट आंसर बताया है। ठीक है। अब इसको हम समझने की कोशिश करेंगे कि पिग्मी जनजाति कांगो बेसिन में है, अंगामी हो गई जनजाति नागालैंड में, तथा एनु जनजाति जापान में पाई जाती है। किर्गिज या खिरगिज जनजाति मध्य एशिया में पाई जाती है। तो ये जो किर्गिज जनजाति है यह कहाँ पाई जाती है? तो इसको याद भी कर लेना कि ये मध्य एशिया में पाई जाती है। ठीक है। कहाँ पाई जाती है? मध्य एशिया में। ठीक है। इसके बाद चलें अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन 39 है, उसको समझने की कोशिश करिएगा। 39 क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 39 क्वेश्चन बोला है सूची बनो, सूची सेकंड को साथ सुमेलित कीजिए। नीचे दिए गए कूटों का उपयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करना। तो मिट्टी दे रखी है और जलवायु दे रखी है, राइट। तो आप बताइए इसका मिलान करना। तो मिलान करने करिए जल्दी से जल्दी। यहाँ ऑप्शन दे रखे हैं। तो हाँ, पॉटजॉल, ठीक है, चरनोजेम या स्पॉटजॉल्स या लेटेराइट। तो ये सब हमें क्या करना है? इनका मिलान करना। तो एक बार सभी बच्चे मिलान करके ऑप्शन जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइए। हाँ, एकदम स्पीड के साथ। बिल्कुल। हाँ बताते जाइए। तो पॉटजॉल है, ये क्या हो जाएगा? शीत समशीतोष्ण।
क्या हो, पॉटजोल क्या हो जाएगी, शीत समशीतोष्ण। सो ए ऑप्शन कौन सा होगा, सेकंड, ये है सेकंड, ठीक है, यहाँ भी सी ऑप्शन में भी है। ठीक है, अब चरनोजेम देखेंगे तो चरनोजेम क्या हो जाएगी, तो समशीतोष्ण शीत स्टैपी, समशीतोष्ण शीत शीत स्टैपी, ठीक है। तो बी का पहला हो जाएगा। फिर इसके बाद स्पॉट जॉल्स क्या हो जाएगा, तो स्पॉट जॉल्स हो जाएगा आर्द्र शीत शीत सम शीतोष्ण, ठीक है, याद रखना, लेटर राइट, उष्ण एवं आर्द्र। तो ये हो जाएगा, तो ए का सेकंड हो जाएगा, ठीक है। और बी का क्या हो जाएगा, बी का फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जिस बच्चे ने दिया एकदम करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो याद करो, एक बार याद करो, पॉटजॉल सी, ठीक है, मिट्टियों के नाम दे रखे हैं और जलवायु प्रदेश दे रखे हैं, ठीक है। तो मिट्टियों के जलवायु प्रदेश से मिलाना है तो पॉटजॉल, हाँ, तो पॉटजॉल क्या होगा, शीत समशीतोष्ण, ठीक है। ये शीत समशीतोष्ण में आ जाएगा जलवायु प्रदेश में। फिर हाँ, चरनोजेम, तो ये समशीतोष्ण शीत स्टैपी हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद स्पोरजॉल्स क्या हो जाएगा, आर्द्र शीत समशीतोष्ण, आपने नहीं पढ़ा होगा तो आप याद कर लीजिएगा। लैटेराइट क्या हो जाएगा, उष्ण एवं आर्द्र, ठीक है, तो याद रखिएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ओके। चलें इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, टेरारोसा का प्रारूप, हाँ, प्रारूपिक विकास उस भूभाग में होता है जिसमें चूना पत्थर होता है, साइनाइट होता है, ग्रेनाइट होता है, या बलुआ पत्थर होता है। तो बताइए, टोरारोसा का प्रारूपिक विकास किस भाग में होता है, तो बताइए, जल्दी कमेंट करके बताइए कि टेरारोसा का विकास कहाँ होता है, किस भूभाग में होता है। हाँ, बताइए सभी लोग। हाँ, बताइए बताइए बताइए, बताते चलिए सभी लोग, हाँ, कमेंट करते जाइए। हम्म, जल्दी से जल्दी आंसर दीजिए। मैं थोड़ा सा वेट कर रहा हूँ इसी वजह से कि आप आंसर देते जाए तो सबसे बेटर रहेगा। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, तो मैं आपको बताने जो टोरारोसा का प्रारूपिक विकास जो होता है किस भूभाग में होता है, वो होता है चूना पत्थर में होता है, ठीक है, किस में होता है, चूना पत्थर इज द राइट आंसर, ओके। अगर इसको डिटेल में अगर आपको समझना है तो डिटेल में भी समझ सकते हैं। देखो, टोरारोसा क्या होता है, हाँ, टेरारोसा एक प्रकार की लाल चिकनी मृदा होती है। कैसी होती है, एक प्रकार की लाल चिकनी मृदा होती है, ठीक है। ये कैसी होती है, लाल और चिकनी मृदा होती है, ठीक है। टोरारोसा कैसी मृदा होती है, लाल चिकनी मृदा होती है, ठीक है, जिसका निर्माण चूना पत्थर एवं डोलोमाइट, ठीक है, किसमें होता है, चूना पत्थर या डोलोमाइट, अगर ऑप्शन देता, डोलोमाइट, ठीक है, डोलोमाइट, चूना पत्थर या डोलोमाइट में, जिसका मतलब निर्माण कहाँ होता है, चूना पत्थर या डोलोमाइट वाली चट्टानों के अक्षय से होता है। इसमें किले एवं सैंड के मिश्रण जैसे लोहा ऑक्साइड होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, तो टोरारोसा चूना पत्थर या डोलोमाइट, याद रखिएगा, ये उस भूभाग का हिस्सा है। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन की ओर देखेंगे, अगला क्वेश्चन समझने की कोशिश करिएगा। अगला क्वेश्चन 41वां क्वेश्चन है, मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ जिससे अच्छा दिखता है, ठीक है, दिखने में प्रॉब्लम ना हो। 41 क्वेश्चन क्या कहता है, ठीक है, तो आप पढ़ लीजिए कथन क्या कह रहा है। तो कथन कह रहा है कि भूमध्य सागरीय प्रदेशों में जाड़ों में वर्षा होती है, ठीक है, क्या बोला है, भूमध्य सागरीय सागरीय प्रदेशों में क्या होती है, जाड़ों में वर्षा होती है। और कारण क्या कह रहा है, जाड़े में यहाँ पछुआ हवाएं चलती हैं। तो ठीक है, आप नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो ए और आर दोनों सत्य हैं, आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। ए और आर दोनों सत्य हैं, आर ए की सही व्याख्या नहीं नहीं कर रहा। ए सही है, आर गलत है, आर ए गलत है, आर सही है। तो इसमें से आप बताइए, आप थोड़ा सा सोचिए और बताइए इस आंसर को, हाँ, कि ये आंसर क्या हो सकता है। कि भूमध्य सागरीय प्रदेशों में जाड़ों में वर्षा होती है, ठीक है। जाड़े में यहाँ पछुआ हवाएं चलती हैं, जो भूमध्य सागरीय जगह एरिया होता है, तो वहाँ किस प्रकार की हवाएं चलती हैं, ठीक है। तो इसका आंसर सभी लोग, सभी बच्चे देने की कोशिश करें। हम्म, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो ये जो भूमध्य सागरीय प्रदेश होते हैं, वहाँ जाड़ों में क्या होती है, वर्षा होती है, ये भी सही है। और जाड़ों में यहाँ पछुआ हवाएं चलती हैं, ये भी सही है, और दोनों एक दूसरे की क्या करें, व्याख्या भी करें। तो इसका ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, जिस बच्चे ने दिया है ऑप्शन नंबर ए इज द तो राइट आंसर, ओके। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। 42 क्वेश्चन क्या बोल रहा, भारत के भारत के किस प्रदेश की सीमाएं तीन देशों में क्रमशः नेपाल, भूटान और चीन से मिलती हैं। बताइए, ये चार देश मतलब चार वो प्रदेश दे रखे हैं, सॉरी, भारत के किस प्रदेश की सीमा है, सॉरी। तो ये चार देशों से मिलके, नेपाल से, भूटान से, चाइना से, तीन देशों से मिलके बनी है, सॉरी, चार नहीं, चार, चौथा तो भारत ही है। तो अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, पश्चिम बंगाल या सिक्किम, तो कौन बताएगा इसका आंसर, जल्दी से जल्दी बताइए, बिल्कुल, बहुत बढ़िया आंसर दे रहे हैं, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा सिक्किम इज द राइट आंसर। सिक्किम एक ऐसा राज्य है, ठीक है, क्या है, ऐसा प्रदेश है जिसकी सीमाएं
ये तीनों देशों से लगी है। कौन कौन? नेपाल से भी इसकी सीमा सटी हुई है, भूटान से है, और चाइना आल्सो, ठीक है, और चीन से भी। ठीक है, इन तीनों देशों से सिक्किम राज्य की सीमा लगी हुई है। ठीक है, तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, देखो ये इंडियन ज्योग्राफी आ गई है। कुमायूं हिमालय निम्नलिखित में से किन नदियों के बीच स्थित है? तो जो कुमायूं हिमालय है वो किन नदियों के बीच स्थित है, तो बताइए। सिंधु सतलज, काली तिस्ता, ठीक है, सतलज काली, या तिस्ता ब्रह्मपुत्र? तो इसका आंसर बताना है हमें। तो जल्दी जल्दी आंसर दीजिए सभी बच्चे। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। हाँ, आंसर देते जाइए, एक एक बच्चे, सभी बच्चे आंसर देंगे तो तभी आंसर सही होगा। ठीक है, तो आंसर देने की कोशिश करें जिससे आपको क्लियरिटी हो जाएगी कि मतलब क्लियरिटी हो जाएगी कि आपके कितने सही निकलते हैं, क्योंकि हम एक टेस्ट सीरीज लगा रहे हैं। ठीक है, तो कुमायूं हिमालय सतलज और काली नदी के मध्य स्थित है। तो सतलज और काली नदी के क्या है, मध्य स्थित है। ठीक है, तो याद रखना इसको। ठीक है, अब इसको डिटेल बताने की याद नहीं, आप याद रखिएगा। आप अगर देखो, अगर आपको कोई पॉइंट कमजोर है, आपको लगता है कि इंडियन कमजोर है या वर्ल्ड ज्योग्राफी कमजोर है, तो उसको जाके एक बार रिवाइज कर लें। ठीक है, आपको पता है एक दिन का खेल तो है नहीं, है ना? तो आप अगर उसको लगता है, क्योंकि ये टेस्ट सीरीज है, इसमें ज्यादा तो मैं डिटेल नहीं दे पाऊंगा, लिमिटेड डिटेल डिटेल दे पाऊंगा, है ना? हाँ, क्योंकि ये क्लास तो है नहीं, ये टेस्ट सीरीज का रूप है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, 44 क्या बोला है, निम्नलिखित में से मोलेसिस बेसिन भी कहा जाता है, तो किसे मोलेसिस बेसिन कहा जाता है? मणिपुर को, त्रिपुरा को, मिजोरम को, या नागालैंड को? बताइए, एकदम स्पीड के साथ आंसर दें। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो हाँ, मोलेसिस बेसिन किसे कहा जाता है? तो मोलेसिस बेसिन जो कहा जाता है, हाँ, वो किसे बोला जाता है? तो बिल्कुल बहुत बढ़िया, तो ये आंसर है मिजोरम इज द राइट आंसर। मिजोरम को क्या बोलते हैं? मोलेसिस बेसन बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद हम अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या बोला? अगला क्वेश्चन बोला, 45 क्वेश्चन बोला, अंडमान निकोबार द्वीप द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर, हाँ, पल्लेयान शिखर या सैंडल पीक बोलते हैं ना जिसे, कहाँ स्थित है, मतलब कहाँ पर स्थित है? तो अंडमान निकोबार है, उसमें कितने पॉइंट हैं? राइट, अलग अलग मतलब द्वीप है, एक तरीके से छोटे छोटे द्वीपों से मिलकर बना है। तो बृहद निकोबार में है, मध्य अंडमान में है, लघु अंडमान में है, या उत्तरी अंडमान में है? तो बताइए सैंडल पीक कहाँ पर स्थित है? सभी बच्चे आंसर दें इसका। सैंडल पीक है, वो कहाँ पर स्थित है? हाँ, बताइए, अंडमान निकोबार में द्वीप समूह में सैंडल पीक है, वो कि कहाँ स्थित है? बिल्कुल बिल्कुल, आंसर दीजिए। बिल्कुल, तो सैंडल पीक जो स्थित है अंडमान निकोबार में, वो है उत्तरी अंडमान निकोबार। ठीक है, उत्तरी अंडमान में। ठीक है, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। देखो सैंडल पीक है, जो इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है? 732, सॉरी, मैं लिख देता हूँ, 732 मीटर। ठीक है, ये क्या है, ये उत्तरी अंडमान में स्थित है। ठीक है, कहाँ पर स्थित है? उत्तरी अंडमान में ये स्थित है, द्वीप में स्थित है। वहीं पे पास में द्वीप पर दिगलीपुर के निकट स्थित है। कहाँ, किसके यहाँ? दिगलीपुर, सॉरी। ठीक है, एक जगह है वहां दिगलीपुर, उसके समीप है। तो उत्तरी अंडमान में कहाँ पर स्थित है? चंडल पीक, और कितनी ऊंचाई है? तो ये भी याद रखिएगा, कभी कभी क्वेश्चन में ये भी पूछ लिया जा सकता है। इसके बाद 46 क्वेश्चन पूछेंगे। ठीक है, सभी बच्चे आंसर देंगे। निम्नलिखित नदियों में से किनके स्रोत बिंदु लगभग एक ही है? तो भाई ये तो सबको पता होना चाहिए कि ये कौन सी मतलब निम्नलिखित नदियों में से किसके स्रोत बिंदु लगभग एक ही है। हाँ, तो सभी बच्चे आंसर दें, बिल्कुल एकदम करेक्ट आंसर दें। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, देते चले आंसर। हाँ, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ब्रह्मपुत्र और सिंधु के जो उद्गम बिंदु जिसे कहते हैं, स्रोत बिंदु है, वो लगभग ए सेम ही है। ठीक है, तो सी ऑप्शन जिस बच्चे ने दिया है एकदम करेक्ट आंसर। ठीक है, अब कहाँ, ये मानसरोवर झील। ठीक है, मान सरोवर जो झील है, उसके आसपास से दोनों नदियां निकलती हैं। कौन कौन? ब्रह्मपुत्र और सिंधु। ठीक है, इसके बाद चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। नीचे चार नदियों के नाम दिए हैं, नीचे क्या है, चार नदियों के नाम दिए गए हैं, लंबाई के दृष्टिकोण से इन नदियों को काटता हुआ क्रम सबसे लंबी और आरंभ कर सबसे छोटी तक क्या होगा? ठीक है, नाम दे रखा महानदी, कृष्णा, गोदावरी या नर्मदा। तो सबकी लंबाइयां मैं लिख देता हूँ एक बार। ठीक है, अगर नहीं याद हो, अगर याद है तो आप आंसर बताइए। ठीक है, तो जो महानदी है वो कितनी बड़ी है? राइट, तो महानदी की लंबाई कितनी है? तो वो है 851 किलोमीटर। ठीक है, अब इसके बाद कृष्णा नदी है, कृष्णा नदी की लंबाई कितनी है? तो कृष्णा नदी की लंबाई है 1400। ठीक है, इसके बाद गोदावरी की कितनी है? तो इसकी है 1465। ठीक है, और जो नर्मदा की है वो कितनी है? तो वो है 1312। तो इसका क्रम देखना है। ठीक है, सबसे लंबी आरंभ से आरंभ कर छोटी तक। ठीक है, तो सबसे लंबी इसमें से कौन हो गई? तो गोदावरी इज द थर्ड हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद कौन सा हो जाएगा? गोदावरी के बाद कौन आएगा? तो वो आ जाएगा कृष्णा, जो कि सेकंड पे है।
तो थर्ड, सेकंड और फिर फोर्थ और फर्स्ट, ये डी ऑप्शन जिस बच्चे ने बताया एकदम करेक्ट आंसर। ओके, तो इसकी लंबाई अपन आपको याद ना हो तो महानदी की 851 याद कर लो, महानदी 851, कृष्णा 1400 और गोदावरी और कृष्णा देखो दोनों वो कृष्णा 1400 है, 1400 से थोड़ी बड़ी है 1465 जो कि गोदावरी है। ठीक है, तो जब भी नदियों की लंबाई के बारे में पूछा जाए कृष्णा गोदावरी में जरूर कंफ्यूजन होगा। तो गोदावरी 1465 याद रखना, और कृष्णा नदी 1400, नर्मदा है जो 1312 किलोमीटर है। ठीक है, और बाकी महानदी आपको पता है कि 851। ठीक है, चलें इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर। हम्म, एक सेकंड थोड़ा मैं बड़ा कर देता हूँ जिससे आपको दिखते जाए। ठीक है, 48 क्वेश्चन क्या बोला समझने की कोशिश करिए। कोपेन की जलवायु वर्गीकरण के अनुसार निम्न में से कौन सा उत्तरी बंगाल सहित उत्तर पूर्वी भाग का उपयुक्त वर्णन है। कोपेन की जलवायु वर्गीकरण के अनुसार, कोपेन की जो जलवायु वर्गीकरण है, ठीक है, उसके अनुसार कौन सी उत्तरी बंगाल सहित उत्तर पूर्व भारत भारत का उपयुक्त वर्णन है। तो उष्ण कटिबंधीय मानसून वर्षा वन, उपोष्ण कटिबंधीय मानसून वर्षा वन, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र एवं शुष्क जलवायु और शुष्क सर्दी सहित आर्द्र उपोष्ण जलवायु। तो बताइए कि इसमें से जो कोपेन कोपेन की जलवायु के वर्गीकरण के अनुसार जो उत्तरी बंगाल शहर और जो उत्तर पूर्व है, राइट, वहां पर किस प्रकार की जलवायु है ये पूछा गया। हाँ, तो जल्दी जल्दी कमेंट आंसर में कमेंट करते जाएं कि उष्ण कटिबंधीय मानसून वर्षा वन, उपोष्ण कटिबंधीय मानसून वर्षा वन, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र शुष्क जलवायु, ठीक है, और शुष्क सर्दी सहित आर्द्र उपोष्ण जलवायु। तो बिल्कुल डी ऑप्शन जिसने बताया है CWG इज द राइट आंसर, बिल्कुल जिसने भी डी ऑप्शन दिया है कि शुष्क सर्दी सहित आर्द्र उपोष्ण जलवायु। ठीक है, चलें इसके बाद 49 क्वेश्चन की ओर। एक सेकंड, 49 क्या बोल रहा है, 49 बोल रहा है कि भारत भारत के अर्ध शुष्क क्षेत्रों में जल ढाल विकास का प्रमाणित चिन्ह क्या है। ठीक है, भारत के अर्ध शुष्क क्षेत्रों में जल ढाल विकास के प्रमाणित या प्रमाणक चिन्ह हैं। तो बड़े पैमाने पर ढालों की स्थापना ताकि वर्षा जल का वाष्पन न हो, मृदा बंध भू संरक्षण उपाय और वृक्षारोपण का उपक्रम ताकि मृदा की नमी संरक्षण रहे, अंतः भूम भूम जल का पुनः पुनः पूरण पूरण होता रहे, गहरे नलकूप की भरपाई ताकि सैल स्तर की जल का निकासन हो सके, मौसमी नदियों का जल का तटबंधीय करके सॉरी तटबंधीकरण करके जलाशयों के तंत्र की स्थापना। तो एक बार खुद पढ़ें और समझ लें कि इसका आंसर क्या हो सकता है। भारत में जो अर्ध शुष्क क्षेत्रों में जो जलवायु ढाल का विकास के जो चिन्ह है, राइट, वो किस प्रकार से हैं बताइए। सभी बच्चे आंसर दें इसका। हाँ, जल्दी से जल्दी आंसर देते जाएं एक एक बच्चे। बिल्कुल आंसर देंगे तभी आपका आंसर एकदम करेक्ट आंसर होगा, बिल्कुल। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा कि मौसमी नदियों से जल का तटबंधीकरण करके जलाशयों के तंत्र की क्या करना, स्थापना करना। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। जिसने भी डी बताया एकदम करेक्ट आंसर। ओके, भारत की देखो क्वेश्चन को समझो, भारत के अर्ध शुष्क क्षेत्रों में जल ढाल विकास का प्रमाणित चिन्ह क्या है। जो जल ढाल हुए मतलब जल जो छोड़ा जाता है, राइट, जल ढाल विकास का कैसे प्रमाणित चिन्ह है अर्ध शुष्क क्षेत्रों में। जो हमारे अर्ध शुष्क क्षेत्र है वहां पर मौसमी नदियां से जल का तटबंधीकरण कर दिया जाता करके और जलाशय तंत्र की स्थापना कर दी जाती है, राइट, बांध वगैरह बना दिए जाते हैं। ठीक है, तो समझने की कोशिश करें क्वेश्चन को। एक सेकेंड, 50 क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखो, कथन कारण को क्वेश्चन ये भी है एक तरीके से। नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक कथन है और दूसरा क्या है, कारण है। कथन क्या बोल रहा, प्रायद्वीपीय भारत में सिंचाई का एक प्रमुख साधन क्या है, तालाब। फिर कारण क्या बोल रहा, वो कथन क्या, एक कारण है, सॉरी कथन बोल रहे हैं इसमें, एक कारण है। कारण क्या बोला, प्रायद्वीपीय क्षेत्र में अधिकांश नदियां, ठीक है, अधिकांश नदियां मौसमी है। देखो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया है, जो पहले क्वेश्चन पूछा उसी से। दोनों दोनों ए और बी आर सही है और ए आर की व्याख्या कर रहा, तो बी बता रहा कि व्याख्या नहीं कर रहे, मतलब सही दोनों है, व्याख्या नहीं कर रहे। ये सही है, आर गलत है, ये गलत है, आर सही है। तो बताइए इसका आंसर सभी बच्चे देने की कोशिश करें। देखो आप समझ गए होंगे आप, बिल्कुल। तो देखो प्रायद्वीपीय भारत में सिंचाई के प्रमुख जो साधन है वो ज्यादातर क्या है, जलाशय या तालाब है। और कारण क्या बोला, प्रायद्वीपीय क्षेत्र में अधिकांश नदियां कैसी हैं, मौसमी है, और दोनों एक दूसरे की क्या कर रहे हैं, व्याख्या भी कर रहे हैं। तो ये ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ओके, इसके बाद हम अगले क्वेश्चन की ओर समझेंगे। 51
ठीक है, 51 क्या बोल रहा है? 51 बोल रहा है कि ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा की गई? राइट, ब्रिटिश भारत में जो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा की गई थी? तो भारतीय काउंसिल अधिनियम 1852 92 सॉरी, पार्लियामेंट्री सुधार 1909, मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 और भारत सरकार अधिनियम 1935। देखो, ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था, ये बहुत आता है एग्जाम में। तो ये व्यवस्था किस अधिनियम के द्वारा की गई थी? तो सभी लोग एक बार पढ़ के और अच्छे से आंसर दें। बिल्कुल, तो ये पार्लियामेंट्री सुधार 1909 में आए थे। इसके द्वारा क्या किया गया था? पार्लियामेंट्री सुधार के द्वारा ये किया गया था कि सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई थी। ठीक है, तो बिल्कुल बी ऑप्शन जिस बच्चे ने बताया वो एकदम करेक्ट आंसर। चलेंगे इसके बाद 52 क्वेश्चन क्या है? भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया। जो भारत को एक संविधान देना था, उसका प्रस्ताव एक सभा द्वारा पारित किया गया था। तो वो कब दिया गया था? 22 जनवरी 1946 को, 22 जनवरी 1947 को, 20 फरवरी 1947 को, 26 जुलाई 1946 को। तो ये जो दिया गया था, ये तो सिंपल क्वेश्चन है, आपको बन जाना चाहिए। तो जब संविधान सभा द्वारा पारित संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था, वो किया गया था बी ऑप्शन 22 जनवरी 1947। ओके, तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, समझ गए? इसके बाद हम आगे चलेंगे। अगला क्वेश्चन 53 को देखने की कोशिश करिएगा आप सभी बच्चे। इसके ऑप्शन भी दिख जाना चाहिए क्योंकि ऑप्शन तो लगाओगे ही आप लोग ना। बिल्कुल, थोड़ा छोटा कर दिया मैंने। 53 क्या बोल रहा है? 53 दो सूची दे रखी है, ठीक है, उनको सम्मिलित करना है। तो बहुत बढ़िया है। भारत के जो सीएजी होते हैं, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, वित्त आयोग, प्रशासनिक अधिकरण या संघ लोक सेवा आयोग। ठीक है, इनको मिलान करना है। एक में 315 दे रखा आर्टिकल, एक में आर्टिकल 280 दे रखा और एक में आर्टिकल 148, आर्टिकल 323 ए दे रखा। तो इसको मिलान करना है, सभी बच्चे मिलान करें। सभी बच्चे एकदम स्पीड से मिलान करते जाएं। बिल्कुल, सीएजी को तुरंत मिला लिया होगा आपने कैग से, वो 148 से। हाँ, इसके बाद वित्त आयोग को मिलाएं। हाँ, सभी बच्चे मिलाते जाओ, एकदम क्लीन तरीके से मिलाइए और फिर बताइए आंसर। बिल्कुल बिल्कुल। और इसके बाद वित्त आयोग क्या हो जाएगा? इनका आर्टिकल 280 हो जाएगा। ठीक है, और आगे बताइए। हाँ, कमेंट करते जाइए। इसके बाद प्रशासनिक अधिकरण 323 ए में आ जाएगा और संघ लोक सेवा आयोग हो जाएगा 315 के अंतर्गत। तो ये हो गया ऑप्शन नंबर ए, जिस बच्चे ने बताया बिल्कुल एकदम करेक्ट आंसर। देखो, सीएजी तो हो गया आपका 148, वित्त आयोग किस में हो गया? वो हो गया 280, याद कर लेना। प्रशासनिक अधिकरण, हाँ, तो क्या हो जाएगा? 323 ए। इसके बाद संघ लोक सेवा आयोग, तो वो हो जाएगा आर्टिकल 315। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्या बोला? संसदीय व्यवस्था वाली सरकार, क्या बोला? संसदीय व्यवस्था वाली सरकार वह होती है जिसमें संसद के सभी राजनीतिक दलों द्वारा दलों का सरकार में प्रतिनिधित्व होता है। ठीक है, जो संसदीय व्यवस्था वाली जो सरकार होती है वो किस प्रकार से होती है? पहला, संसद के सभी राजनीतिक दलों का सरकार में प्रतिनिधित्व होता है। ठीक है, सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होती है और उसके द्वारा हटाई जा सकती है। सरकार लोगों के द्वारा चुनी निर्वाचित होती है, उनके द्वारा हटाई जा सकती है। सरकार संसद द्वारा चुनी जाती है किंतु निर्धारित समय अवधि के पूर्ण होने से पूर्व हटाई नहीं जा सकती है। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट दे रखे। तो संसदीय व्यवस्था वाली सरकार किस प्रकार से होती है? बताइए, सभी बच्चे बताएं। बहुत से मतलब कॉमन सेंस लगाने वाला क्वेश्चन है, बिल्कुल। तो सरकार जो संसद के प्रति क्या होती है? उत्तरदायी होती है और उसके द्वारा हटाई भी जा सकती है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओके, तो आपने इसका सेंस भी लगाया होगा, जिस बच्चे ने बी दिया बहुत बढ़िया। इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। निम्न में से कौन एक भारत के संविधान का संघीय लक्षण नहीं है? देखो, संघीय लक्षण, अब संघीय लक्षण क्या होते हैं पहली बात। ठीक है, तो इन ये 4 देखे, केंद्र राज्यों के बीच शक्ति का बंटवारा, पूर्ण रूप से लिखित समाधान, एकहरी नागरिकता, स्वतंत्र न्यायपालिका। तो संघीय लक्षण कौन है, कौन नहीं है, इसमें से बताना है। तो आपको मैं बताना चाहूंगा कि जो एकहरी नागरिकता है, ये क्या है? ये संघीय लक्षण नहीं है। बाकी केंद्र राज्य के संबंध, ठीक है, क्या क्या? केंद्र
और राज्यों के जो संबंध के बीच शक्ति का बंटवारा, सॉरी, के बीच, ठीक है, शक्ति का बंटवारा, समझ जाओ। पूर्ण रूप से लिखित समाधान, ये भी एक संघीय लक्षण है। हाँ, यहाँ लिखे ही तो है पहली बात। ये भी लिखा है, केंद्र राज्य के बीच शक्ति का बंटवारा, पूर्ण रूप से लिखित समाधान और स्वतंत्र न्यायपालिका। ठीक है, तो ये क्या है, ये संघीय लक्षण है, बट एक हरी नागरिकता ये संघीय लक्षण नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, क्योंकि नहीं पूछा। ठीक है, इसके बाद हम अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 56। 56 बोल रहा है कि स्वतंत्रता के अधिकार, स्वतंत्रता के अधिकार के भाग के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा बिना हथियार के शांतिपूर्ण ढंग से इकट्ठा होने की स्वतंत्रता के अंतर्गत नहीं आता है? ठीक है, जब कोई बिना हथियार के शांतिपूर्ण ढंग से इकट्ठा होने की स्वतंत्रता होती है, तो उसके अंदर कौन सा नहीं आएगा? ये चार ऑप्शन दिए। घिराव अफसर जो अपने कर्तव्य को नहीं निभाता है, ठीक है, अगर आप बिना मतलब हथियार लिए एक अफसर का घिराव करते हैं मुझसे बात करने के लिए, तो उसने कहा घिराव अफसर जो अपना कर्तव्य नहीं निभाते हैं उनका कर सकते हैं। शांतिपूर्वक इकट्ठा होना, ठीक है, एकत्रित जनता जिनको हथियार नहीं रखना चाहिए, और इसमें नहीं की बात पूछी है, ठीक है। इस अधिकार के अभ्यास पर राज्य कानून बनाकर तर्कपूर्ण प्रतिबंध लगा सकती है। तो ये क्या है? ये इज द राइट आंसर, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, क्योंकि ये नहीं आएगा इसमें। ठीक है, तो डी ऑप्शन ध्यान से पढ़िएगा इस क्वेश्चन को, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हाँ, तो आप अगर बिना हथियार के शांतिपूर्ण ढंग से इकट्ठा होने की स्वतंत्रता आपके पास है, तो आप क्या क्या कर सकते हैं एक तरीके से, तो आप ठीक है, तो वो सारी चीजें हैं। और क्या नहीं कर सकते, क्या नहीं हो सकता आपके प्रति, तो वो एक आंसर है। ठीक है, तो इसके बाद हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 56 57 बोल रहा, ठीक है, क्वेश्चन क्या है, और दो विकल्प अगले पेज, नेक्स्ट पेज में होंगे। निम्न में से कौन एक राज्य निम्न में से कौन एक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में से नहीं है? राज्य सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा कि, मतलब क्या बोला कि निम्न में से कौन कौन एक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में नहीं है? राज्य सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा कि पुरुष और महिलाओं के समान कार्य हेतु समान वेतन, ठीक है, जीविकोपार्जन हेतु पर्याप्त साधनों का समान अधिकार। ठीक है, इसके बाद क्या बोला चौथे पॉइंट में, समझने की कोशिश करना, थोड़ा बड़ा कर देना। हाँ, अस्पृश्यता का उन्मूलन और काम हेतु न्याय संगत एवं मानवोचित दिशाओं में रहें। तो इस क्वेश्चन को समझो। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या हो सकता है आपको बताना है, इसका क्वेश्चन का आंसर जल्दी से बताइए। हम्म, अगर नहीं समझ में आ रहा तो मैं यहीं पे लिख देता हूँ इस क्वेश्चन को। ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं लिखने की कोशिश करूंगा कि पूरा क्वेश्चन क्या है, एक ही जगह पे, तो आप इसको समझिएगा। एक सेकंड रुक जाइएगा। हाँ, तो देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करें। क्वेश्चन बोल रहा है निम्न में से, देखो मैं समझ लिया करो जो भी लिख रहा हूँ। ठीक है, निम्न में से कौन एक राज्य के नीति निदेशक तत्वों में नहीं है? इतना हो गया। इसके बाद राज्य सुनिश्चित करेगा करने का प्रयास करेगा कि, ऑप्शन ए क्या दे रखा है? ऑप्शन ए दे रखा था पुरुष, मैं ऐसे लिख देता हूँ, मैन और वुमेन को समान कार्य हेतु, को समान कार्य हेतु समान वेतन। वेतन। दूसरा क्या बोल रहा है, बी ऑप्शन क्या बोला था? जीविका पार्जन हेतु, जीविका पार्जन हेतु पर्याप्त
संसाधनों का समान अधिकार। चलो, साधनों को समान अधिकार। देखो क्या बोला, समझने की कोशिश करना। निम्न में से कौन एक राज्य के नीति निर्देशक तत्व में नहीं है? राज्य सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा कि जो पुरुष है और महिलाओं को समान कार्य हेतु समान वेतन, जीविकापार्जन, ऑप्शन बी बोला जीविकापार्जन हेतु पर्याप्त साधनों का समान अधिकार, तीसरा बोला का अस्पृश्यता उन्मूलन, और काम हेतु न्याय संगत और मनोवोचित दशाओं में रहे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना आपको कि मतलब निम्न में से कौन एक राज्य की नीति निर्देशक तत्व में नहीं है। पहली बात तो राज्य की नीति निर्देशक तत्व में क्या है, आर्टिकल 17 नहीं है, अस्पष्टता, तो सीधे आंसर इस यहीं से लग रहा। और बाकी काम के लिए समान वेतन, ये सारी चीजें हैं। जीविकापार्जन हेतु पर्याप्त साधनों का अधिकार, ये भी है। काम हेतु न्याय संगत और मनोवोचित दशाओं में है। तो अस्पष्टता का उन्मूलन, ये क्या है, ये किसमें, राज्य की नीति निर्देशक तत्व में नहीं आएगा। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व हो रहा, तो ज्यादा घूमना फिरना भी नहीं पड़ा। ठीक है, इसके बाद हम 58 क्वेश्चन को देखेंगे। 58 क्वेश्चन क्या बोला, निम्न में से कौन संवैधानिक विशेषाधिकार राष्ट्रपति का नहीं है? ठीक है, संवैधानिक विशेषाधिकार किसका, राष्ट्रपति का नहीं है। ऑप्शन ए साधारण विधेयक को पुनर्विचार हेतु लौटाना, वित्तीय विधेयक को पुनर्विचार हेतु लौटाना, लोकसभा को भंग करना, या प्रधानमंत्री की नियुक्ति करना। देखो कौन सा राष्ट्रपति के विशेषाधिकार में नहीं है, ठीक है, नहीं है पूछा है। तो साधारण विधेयक को पुनर्विचार हेतु लौटाना, ये तो है उनके पास में। वित्तीय विधेयक को पुनर्विचार हेतु लौटाना, ये नहीं है। लोकसभा को भंग करना, ये भी है। प्रधानमंत्री नियुक्ति, ये भी है। तो वित्त विधेयक को पुनर्विचार हेतु नहीं लौटाना, ये उनके विशेषाधिकार में नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ओके, चलें इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, भारत के नियंत्रक एवं सीएजी के बारे में फिर क्वेश्चन आया कि पद पर नियुक्ति का कार्यकाल कित होता है। तो 4, 5, 6, 7 कौन से कितने वर्ष होता है, तो ये होता है 6 वर्ष इज द राइट आंसर। ठीक है, सीएजी की नियुक्ति कितने कार्यकाल में, कितने वर्ष की होती है, तो वो होती है 6 ईयर। ठीक है, इसके बाद हम 60 क्वेश्चन की ओर जाएंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, लोकसभा का चुनाव का कोई प्रत्याशी अपनी जमानत खो देता है, राइट, जो लोकसभा का चुनाव होता है तो अपनी जमानत अगर खो देता है, तो यदि वो प्राप्त न कर सके, ऑप्शन ए वैध मतों का 1/3, वैध मतों का 1/4, वैध मतों का 1/5, या उपयुक्त में से कोई नहीं, तो भैया जब जमानत होता है वो वैध मतों का 1/6 भाग। ठीक है, 1/6, तो इसमें उपयुक्त में से कोई नहीं आंसर आ जाएगा, तो आपको याद रखना 1/6। ठीक है, ठीक है, इतना समझे। हाँ, इसके बाद 61वां क्वेश्चन को देखेंगे, राज्यसभा की लोकसभा के समान शक्तियां किस क्षेत्र में हैं? नई अखिल भारतीय सेवाओं को गठित करने में, राज्यसभा की लोकसभा के समान जो शक्तियां हैं वो किस चीज में हैं? तो नई अखिल भारतीय सेवाओं को गठित करने के विषय में, संविधान के संशोधन करने के विषय में, सरकार को हटाने के विषय में, या कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करने के विषय में। तो मैं आपको बताना चाहूंगा संविधान को संशोधन करने के विषय में बराबर का अधिकार है राज्यसभा को। ठीक है, 61 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। थोड़ा छोटा करूंगा इसको क्योंकि ये थोड़ा सा स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। हाँ, 62 क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करो। तो बताइए निम्नलिखित कथनों कथन दे रखे हैं। तो पहला क्या दे रखा है, लोक लेखा समिति का अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किया जाता है। लोक लेखा समिति में लोकसभा सदस्य, राज्यसभा सदस्य और उद्योग तथा व्यापार के कुछ जाने माने व्यक्ति शामिल होते हैं। तो उपयुक्त में से कौन सा सही है, तो आप बताइए इसका आंसर। तो सबको पता होगा, अगर आप नहीं बता पा रहे तो समझो लोक लेखा समिति के बारे में आपका वर्णन आपको अच्छी तरीके से नहीं आता है। तो हाँ, तो भाई लोक लेखा समिति के बारे में बताना है। बिल्कुल। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि देखो ये दूसरा वाला पॉइंट तो सबको अलग दिख रहा है कि ये तो गलत है। लोक लेखा समिति में लोकसभा सदस्य, राज्यसभा सदस्य और उद्योग व्यापार तो कुछ जाने माने, राइट, तो ये दूसरा पॉइंट गलत हो जाएगा। और लोक लेखा समिति का जो अध्यक्ष होते हैं लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा नियुक्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, राइट, तो केवल 1 इज द राइट आंसर। ओके, चलें इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर। 63 क्वेश्चन देखेंगे। 63 क्वेश्चन क्या बोल रहा, ठीक है, विधायी शक्तियों की संघीय सूची में
जो विधायी शक्ति है उनकी संघीय सूची में समाविष्ट किसी विषय के संबंध में भारत के उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने का अधिकार दिया गया। कहने का मतलब है कि जो विधायी शक्तियों की जो संघीय सूची है में सब हाँ समाविष्ट विष्ट किसी विषय के संबंध में भारत के जो उच्चतम न्यायालय है उसका जो अधिकार क्षेत्र है वो बढ़ाने का अधिकार दिया गया किसको? भारत के राष्ट्रपति को, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति को, संसद को या विधि न्याय या कंपनी कार्य मंत्रालय को। तो भाई इसका नॉर्मल सा आंसर है, आप बता सकते हैं, तो इसका आंसर है बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी, संसद को ये अधिकार दे दिया गया है, मतलब संसद के पास ये अधिकार है। तो संसद इज द राइट आंसर। ठीक है, तो आज हमने कंप्लीट किए 63 क्वेश्चन, मतलब 63 तो नहीं, 30 क्वेश्चन के अप्रोक्स किए हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से हम कल की क्लास में फिर 30 करेंगे। तो इस तरीके से आप मिक्सअप क्वेश्चन करने की कोशिश करें और हमारी टेस्ट सीरीज को जरूर ज्वाइन करें। ठीक है, अब अगली क्लास में हम जरूर कराएंगे और बाकी क्वेश्चन को। ठीक है, तो हम एक एक करके सारे क्वेश्चन कराने की कंप्लीट, मतलब सारे क्वेश्चन कराने को कराने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और यूपीपीसीएस, स्पेशल यूपीपीसीएस और बीपीएससी, ठीक है, ये दो बच्चे, इन बच्चों के लिए ये बहुत अच्छी टेस्ट सीरीज है, जरूर ज्वाइन करें। अपना समय निकालें, इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करें और जिससे आप बहुत बेहतर कर पाएंगे। ओके, तो आज के लिए इतना ही, अगली अगली क्लास में मिलते हैं। ओके एवरीवन, बाय बाय।